बच्चों आज से हम लोग 10th क्लास का ज्यामिति करेंगे। अध्याय 6 में गणित का अध्याय 6 में हम लोग त्रिभुज से संबंधित 5 प्रमेय पढ़ेंगे। कितने प्रमेय पढ़ेंगे? 5 प्रमेय। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको प्रमेय बता दूं क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग 5 प्रमेय 10th क्लास में पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रमेय जो पढ़ेंगे हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे। दूसरा प्रमेय जो पढ़ेंगे थेल्स का विलोम पढ़ेंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम। फिर तीसरा प्रमेय जो पढ़ेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय। क्या पढ़ेंगे हम लोग? समरूप त्रिभुजों के ऐसे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय। इसको समरूप त्रिभुज का प्रमेय भी कह सकते हैं, समरूप त्रिभुज का प्रमेय, ठीक ना। उसके बाद चौथा प्रमेय जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद पाइथागोरस का विलोम। फिर क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस का विलोम। तो इस प्रकार कितने प्रमेय पढ़ेंगे हम लोग इस यूनिट में? और पहले जो हम लोग के समय में लगभग 22 प्रमेय 20 प्रमेय पढ़ना पड़ता था हम लोगों को, ठीक ना। लेकिन अभी 10th क्लास में जो है मात्र 5 प्रमेय पढ़ना पड़ता है बच्चों को, जिसमें कि 5 में एक निश्चित आएगा 5 नंबर में, ठीक ना। 5 प्रमेय आपको पढ़ना है। 5 में एक आध प्रमेय ये जैसे थेल्स का विलोम बहुत कम पूछा जाता है। उसके बाद 4 में से एक पूछा होगा, बचा 3 तो रटना ही रटना, ऐसे तो 5 रटना चाहिए, इसलिए 5 पर में रटेंगे नहीं। अभी मैं ऐसा कंसेप्ट क्लियर करूंगा, एक एक करके मैं वीडियो बना दूंगा और आपको एक जरा दिक्कत नहीं आने वाला है और आप पूरा एकदम कंसेप्ट के साथ समझेंगे और आप कहेंगे कि सर एकदम समझने में दिक्कत नहीं हुआ, कुछ मतलब कि प्रमेय में कोई वेट नहीं लगा, एकदम मजा लगा पढ़ समझने में। ऐसा नहीं लगा कि कुछ ये बोरिंग है। ज्यामिति तो बोरिंग हालांकि सब्जेक्ट होता ही नहीं है, ये तो बोरिंग टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कौन सा प्रमेय पढ़ेंगे? थेल्स। दूसरा क्या पढ़ेंगे? थेल्स का विलोम। तीसरा जो पढ़ेंगे समरूप त्रिभुज के प्रमेय। इसको समरूप त्रिभुज का प्रमेय भी कहते हैं, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय, ठीक ना। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। तो आते हैं थेल्स प्रमेय पर। थेल्स प्रमेय ये है। थेल्स प्रमेय समझाने के पहले मैं आपको 9th क्लास का एक प्रमेय याद दिलाऊंगा और एक त्रिभुज का गुणधर्म याद दिलाऊंगा, ठीक ना। उसके बाद इस प्रमेय पर आएंगे। थेल्स प्रमेय क्या है इसको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले 9th क्लास का एक प्रमेय याद कीजिए कि 2 समांतर भुजाओं के बीच एक आधार पर बने हुए विभिन्न त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। पढ़े थे? जैसे कि 2 समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर, आधार एक ठो ले लेते हैं, इसका नाम ए बी रख देते हैं, ठीक ना। ये ए बी आधार है। 2 समांतर रेखाओं के बीच में एक त्रिभुज बना देते हैं, जैसे देखिए ए बी सी। एक त्रिभुज इधर बना देते हैं ए बी डी। तो ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होगा ए बी डी का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा। अर्थात हम कह सकते हैं एरिया ए बी सी बराबर हो जाएगा एरिया ए बी डी। क्या हो जाएगा? ए बी डी। और अगर इस आधार और दोनों समांतर रेखा के बीच कोई त्रिभुज बना दे, दूर में बना देंगे यहीं, लेकिन आधार यही रहने देंगे। तो क्या आधार यही रहने दिया ना, इसको ई रख देते हैं। तो ए बी ई का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, एरिया ए बी ई का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। और अगर इसी आधार पर से इसी दोनों समांतर रेखा के बीच में त्रिभुज बना दे, कहीं भी बना दे, कहीं बना देंगे, ठीक ना। एफ इसको रख देते हैं, तो ए बी एफ का एरिया भी बराबर होगा। अर्थात ये प्रमेय क्या है कि 2 समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बने हुए भिन्न भिन्न त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? मैं थोड़ा सा फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि ये कुछ नहीं है अपने आप में, ये तो बिल्कुल इजी है। जैसे देखिए ये है, हम ये इधर आधार ले लेते हैं, इधर आधार ले लेते हैं डी और ई। ये आधार है, डी क्या है? आधार है। यहां से त्रिभुज एक ठो बनाते हैं दोनों समांतर रेखाओं के बीच में, इसको बी कह देते हैं। एक त्रिभुज बन गया। फिर एक ठो और बनाते हैं, इधर सी बिंदु लेकर के डी ई को जोड़ देते हैं। देखिए तो त्रिभुज एक आधार हुआ डी
और दो समांतर रेखा L1 और L2 के बीच में दो त्रिभुज बन गया, क्या बना DEB, और दूसरा त्रिभुज क्या बना DEC। तो DEB का क्षेत्रफल और DEC का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, एरिया, छोटे में लिखते हैं, एरिया DEB बराबर क्या होगा, एरिया DEC, ब्लू वाला DEC। कोई दिक्कत? तो अर्थात ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में बराबर होगा। एक ये कंसेप्ट आप याद रखिए। दूसरा कंसेप्ट क्या आपको याद रखना है, शीर्षलंब के बारे में। देखिए जैसे ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज बना देते हैं समकोण, यहाँ 90 डिग्री है ABC, और एक त्रिभुज बना देते हैं अधिक कोण, मतलब समकोण। ऐसे करेंगे तब ना समकोण होगा, इधर नहीं करके इधर कर देते हैं, ठीक ना। ये तो नहीं है, समझो ये भाग नहीं है। अब ये क्या बना, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज बना ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक तो आप लोग जनरल फॉर्मूला पढ़े होंगे, हाफ गुना आधार गुना और आधार का संगत शीर्षलंब। क्या पढ़े होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना आधार का संगत शीर्षलंब, ठीक ना, संगत शीर्ष लंब। अब ध्यान दीजिए, अगर हम आधार लेंगे AB तो शीर्षलंब कौन सा लेंगे, A से A के सामने, AB के सामने में कौन भुजा है, बिंदु है C है, इस शीर्ष से लंब डालेंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ क्या हो जाएगा तब, हाफ गुना AB गुना और C से लंब डालेंगे, जो भी नाम रख दे, CE रख देते हैं, गुना CE होगा। कोई दिक्कत? लेकिन इस त्रिभुज को गौर से देखिए, इसमें यहाँ कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री। अगर AB को आधार लेते हैं तो AB के सामने में कौन सा शीर्ष है, C से लंब डालेंगे AB पर, तो यही तो हो जाएगा, लंब ही शीर्ष लंब बन जाएगा। लंब क्या बन जाएगा, शीर्ष लंब बन जाएगा। तब यहाँ होगा, जैसे इसको हम हटा सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, हाफ गुना आधार का मान क्या हो जाएगा AB, और शीर्ष लंब क्या होगा, ये लंब ही शीर्ष लंब बन जाएगा, अर्थात CA। क्या हो जाएगा, CA। उसके बाद देखिए, अब तीसरे त्रिभुज पर, अधिक कोण त्रिभुज पर चलते हैं। अगर इसमें हम इसको AB मान लें, क्या मान लेंगे, AB, और इसको C। अब आधार मानेंगे AB, तो AB पर लंब इधर गिरेगा, यहां से डालेंगे तो क्या होगा, अधिक कोण बन जाएगा। लंब का अर्थ क्या होता है, 90 डिग्री कोण बनना चाहिए, जो कि इस भुजा के बीच पर कहीं भी बिंदु अगर लेके लंब डालेंगे तो कभी भी लंब नहीं डलाएगा, डलाएगा लंब, क्योंकि वो अधिक कोण त्रिभुज है ना। तब क्या करना होगा हमको, अब जैसे कि अधिक कोण त्रिभुज में तब शीर्षलंब कैसे हम लोग डालते हैं, तो आधार को क्या करेंगे हम लोग, आधार को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और बढ़े हुए भाग पर बहिर्शीर्षलंब डलाएगा। क्या डलाएगा, बहिर्शीर्षलंब। इसका नाम हो जाता है बहिर्शीर्षलंब। अर्थात यहाँ हो जाएगा हाफ गुना आधार का मान क्या हो जाएगा AB, और शीर्षलंब कौन सा शीर्षलंब होगा, बहिर्शीर्षलंब होगा। जैसे C से CE डाल दिए तो गुना CE हो जाएगा। समझ में आया? अधिक कोण त्रिभुज में कैसा शीर्षलंब डलाएगा, बहिर्शीर्षलंब। कैसा शीर्षलंब डलाएगा, बहिर्शीर्षलंब। और इसका भी कम लगने वाला है, बहिर्शीर्षलंब वाला कम लगेगा, और 9th क्लास का जो थ्योरम बताए उसका कम लगेगा। अब मैं आता हूं 10th क्लास के इस थ्योरम पर। सबसे पहले इस थ्योरम को समझिए, क्या कर रहा है। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसका नाम रख देते हैं ABC। इसमें एक भुजा के समांतर, कोई एक भुजा ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, या इसको ले सकते हैं। किसी एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं BC के समांतर कोई रेखा ले लेते हैं। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। अब देखिए,
अगर एक भुजा के समांतर हम लोग खींचना चाहते हैं तो समांतर तो ये होगा, लेकिन अन्य दो भुजा जो बना इन दोनों को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद क्या नहीं क्या? ऊपर भी अगर खींच देंगे ये रेखा तो अन्य दो भुजा को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद क्या? इसलिए ऐसा खींचे जो कि अन्य दो भुजा अर्थात AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या कर दे? प्रतिच्छेद कर दे। तब कहता है तो के बाद जो कहेगा प्रमेय में, तो के बाद जो कहेगा वही सिद्ध करना होता है, ठीक ना? कोई भी प्रमेय में आप ध्यान रखेंगे इस बात, तो के बाद जो लिखेगा समझिए वो प्रमाणित करना है। कोई दिक्कत? तो कहता अगर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, अर्थात ये जो टुकड़ा बन जा रहा है इसका जो अनुपात होगा इन दोनों टुकड़ा का अनुपात के बराबर होगा। कोई दिक्कत? इसको मैं फिर से फिगर बनाता हूं। क्वेश्चन समझ में आया? फिर क्लियर करो इसमें क्या कहा, मैं समझा रहा हूं डायरेक्ट। कहता है कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में एक भुजा, कोई एक भुजा ले लेना है, ठीक ना? जैसे हम ले लिए किसको? BC को। एक भुजा के समांतर, तो इसका समांतर लेने जा रहे हैं, एक रेखा लेना है, इस भुजा का समांतर क्या लेना है? एक तो रेखा लेकर, ऐसा रेखा लेना जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु क्या करे? प्रतिच्छेद करे। जैसे हम एक रेखा ले लिए L, इसका नाम रख दिए L, तो L रेखा ऐसा खींचे कि AB को एक बिंदु D पर प्रतिच्छेद कर दिया और AC को कहां प्रतिच्छेद कर दिया? E पर कर दिया। कोई दिक्कत? तब कहता है ये जो भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया तो ये जो टुकड़ा होगा इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा, अर्थात AD बट्टे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। थ्योरम समझ में आया? तो के बाद कहता है तो वे एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं। ये सिद्ध करना इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक त्रिभुज था, उस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींचे और वो ऐसा खींचे कि अन्य दो भुजा को क्या किया है? भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। तब कहता है तो अगर प्रतिच्छेद कर दिया तो वे एक ही अनुपात में विभाजित होते हैं, और तो के बाद जो कहता है वही तो सिद्ध करना होता है। प्रमेय में ये चीज ध्यान रखना है, ठीक ना? कि तो के बाद जो कहेगा समझ जाना है क्या? कि वही प्रमाणित करना है। तो दो भुजाएं अर्थात AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कोई दिक्कत? थ्योरम समझ में आया? अब प्रमाण कैसे करेंगे मैं फ्रेश से इसको बता रहा हूं महाराज जी। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, कोई भी ज्यामिति का प्रमेय अगर प्रमाणित करेंगे, अब स्टार्ट हुआ, ठीक ना? अब ध्यान दीजिएगा, एकदम मुस्तैदी के साथ सुनना है। किसी भी ज्यामिति के प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए पहला स्टेप हम लोग स्टेप वाइज स्टेप प्रमाणित करते हैं, ठीक ना? सबसे पहले हम लोग उपपत्ति लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। उपपत्ति लिख के क्या करेंगे हम लोग? जो क्वेश्चन के अनुसार जो फिगर बनता है इस फिगर के बारे में लिखेंगे। उपपत्ति लिख के क्या करेंगे? क्वेश्चन के अनुसार जो फिगर बनेगा उस फिगर के बारे में लिखेंगे। फिगर कहा था यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई त्रिभुज का नाम होगा तो मान लेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है। आप PQR मान सकते हैं, LMN मान सकते हैं, आपकी इच्छा। कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे? सबसे पहले माना कि ABC एक क्या है? त्रिभुज है। आगे क्या कहता है कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हम किसके समांतर खींचे? BC के समांतर। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा L खींचा। BC के समांतर एक रेखा L खींचा। एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा L खींचा। कोई दिक्कत? जो AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। क्वेश्चन ये कहा है कि अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो प्रतिच्छेद भी करवा दिए हैं। L रेखा जो खींचे वो क्या किया है? AB को D पर, AC को E पर प्रतिच्छेद कर दिया है। तो वही लिखेंगे जिसमें BC के समांतर एक रेखा L खींचा, जो त्रिभुज की भुजा, कौन भुजा? त्रिभुज की भुजा AB को बिंदु किस पर? D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। बस क्वेश्चन जो कहता है वो कर दिए, प्रतिच्छेद भी कर दिया।
तो के बाद क्या क्या, तो सिद्ध करें कि ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित होगा ना, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। जैसे उत्पत्ति लिखेंगे, अगला स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। अगला स्टेप लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी सी, ऐसे एल खींचे थे ना, और इसको डी पर और ई पर प्रतिच्छेद किया था। सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी। क्या करना है, ए डी बटे डी बी, यानी कि इस टुकड़ा को इस टुकड़ा से भाग देंगे तो 2/3, 1/2 कुछ ना कुछ आएगा। तो कहता है इसको भी इससे भाग देंगे तो वही आएगा, बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। ये बात समझ में आया। अर्थात इसको इससे भाग देकर मान के चलो ये 3 cm है, ये 6 cm है, कट के कितना हो गया 1/2। तो कहता है ये भी ऐसा होगा, कटाएंगे तो 1/2 ही आएगा। थ्योरम समझ में आया। यही तो सिद्ध करके दिखाना है। तो कोई भी थ्योरम हम जब सिद्ध करना चाहते हैं ना, तो सिद्ध करने के लिए हमको कुछ ना कुछ रचना करना पड़ता है, ठीक ना। तो उसके बाद स्टेप, तीसरा स्टेप क्या लेंगे, रचना। पहला स्टेप क्या हुआ, उत्पत्ति। दूसरा स्टेप क्या हुआ, सिद्ध क्या करना है। तीसरा स्टेप जो लिखेंगे, रचना। क्या करेंगे, रचना। रचना यहाँ क्या करेंगे तो ध्यान दीजिए, ये डी बिंदु से ए ई पर लंब डाल देंगे। डी से ए ई पर क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। है देखिए, डी से डी एम, ई से ई एन लंब डाला ना। डी एम लंब डाला किस पर, ए ई पर। रचना में लिखेंगे डी एम लंब डाला किस पर, ए ई पर। ये डी बिंदु से लंब डाल दिया किस पर, ए ई पर। मैंने यहां जाके 90 डिग्री कोण बना दिया, कोई दिक्कत। फिर ई से लंब डाल दिया किस पर, ए डी पर। इतना इतना पर तथा ई एन, कौन सा, ई से एन लंब डाल दे किस पर, ए डी पर। ई एन लंब डाला ए डी पर। ये तो रचना किया। और क्या रचना करेंगे, बिंदु बी को ई से और सी को डी से मिलाया। क्या लिखेंगे, बिंदु बी को ई से तथा बिंदु सी को किससे मिला दिए, सी को डी से मिलाया। थोड़ा सा लंबा समय लेगा, ठीक ना, क्योंकि या आपको सही ढंग से समझने के लिए हमको थोड़ा स्लो से चलना ही पड़ेगा, ठीक ना, तब आप समझेंगे सही से। कोई दिक्कत। रचना समझ गए। रचना के बाद हम लोग चौथा जो स्टेप लेंगे वो लेंगे प्रमाण, और शुरू कर देंगे प्रमाण करना, ठीक ना। तो चौथा स्टेप लेते हैं। चौथा स्टेप क्या करेंगे हम लोग, प्रमाण लिख देंगे। क्या लिखेंगे, प्रमाण लिख के और प्रमाण चालू करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब लेंगे क्या, हमको चूंकि ये बटे ये लाना, ये लाना, तो ये 2 त्रिभुज को लीजिए। एक त्रिभुज ये, कौन सा त्रिभुज, ए डी ई का क्षेत्रफल किसको आधार मानेंगे, ए डी को आधार मानेंगे। जैसे ए डी को आधार मानेंगे, शीर्ष लंब ए डी के सामने से गिरेगा। ए डी के सामने का शीर्ष कौन होगा, ई से लंब ये गिर जाएगा ना। तो हम आधार किसको लेंगे, ए डी को। हाँ, तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, किसको आधार मानते हुए, ए डी को आधार लेते हुए, ए डी को आधार लेते हुए, ए डी का आधार लेंगे। जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आधार किसको लेना है, तो ए डी का आधार लेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, जो आधार लेते हैं उसी पर लंब गिरता है, ठीक ना। उसके सामने वाला शीर्ष से लंब गिराएंगे और बटे भी कर देंगे त्रिभुज। ये तो त्रिभुज, यहां गौर से देखिएगा, ये त्रिभुज, ये ठो कौन त्रिभुज, हाँ डी बी ई। बटे में लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल किसको आधार लेते हुए, ना इसको डी बी को, उसमें ऊपर वाला में इसको लिए, इसमें लेंगे डी बी। किसको आधार लेंगे, डी बी को आधार लेते हुए। किसको आधार लेना है, डीबी को। ऊपर वाला में आधार किसको लिए, एडी को। और इस त्रिभुज में आधार किसको लेंगे, डीबी को। ध्यान दीजिए। और ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज जैसे है तो इसका शीर्ष लंब कौन हो जाएगा,
बायसेरिसलम, इधर से डॉट डॉट आगे बढ़ेगा और यहाँ से सिरसलम, यही अर्थात इस त्रिभुज के लिए भी सिरसलम यही हो जाएगा, क्योंकि अधिकोण त्रिभुज का सिरसलम कौन सा होता है? बायसेरिसलम। कोई दिक्कत? और इस त्रिभुज के लिए सिरसलम अंतःसिरसलम हो गया। अर्थात इस त्रिभुज के लिए भी जब आधार AD को लेंगे तो सिरसलम कौन हो जाएगा? EN। कौन सा सिरसलम हो जाएगा? EN। और ये अधिकोण त्रिभुज DBE जब लेंगे तो सिरसलम कौन सा हो जाएगा? EN। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जरा सा हाफ गुना, अब बताइए जब ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे इस त्रिभुज का, तो आधार कौन लेना है? AD, सिरसलम कौन हो जाएगा? EN। कौन हो जाएगा? EN, यानी कि AD गुने EN बटे इस त्रिभुज के लिए DBE के लिए कौन सा त्रिभुज? DBE। यहाँ देखिए DBE के लिए आधार किसको लेना है? तो हाफ गुना DB गुना, और इसके लिए भी सिरसलम वही भाई सिरसलम हो जाएगा ना, EN। अब देखिए ये दोनों खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गया। इसको शॉर्ट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? एरिया ADE बटे एरिया DBE बराबर निकल गया AD बटे D। इसको समीकरण 1 मान लेना और छोड़ देना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे? फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही ADE का क्षेत्रफल लेंगे। इस बार आधार किसको लेंगे? AE को। और इस त्रिभुज का फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, और इस बार आधार किसको लेंगे? EC को। तो EC जैसे आधार लेंगे सिरसलम बाई सिरसलम हो जाएगा, और इसमें इसको आधार जैसे लेंगे AE को, अंतःसिरसलम यही हो जाएगा, DM ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल किसको आधार लेते हुए? AE को आधार लेते हुए, और बटे त्रिभुज, ये त्रिभुज लेना है इधर से, हाँ, DCE का क्षेत्रफल किसको आधार लेना है? EC को आधार लेते हुए। अब बोलिए जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको आधार लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ गुना AE गुना, या जब आधार ये है सिरसलम कौन हो जाएगा? इसके सामने वाला सिरसलम अर्थात DM। और ये तो अधिकोण त्रिभुज है, यहाँ ना बड़ी ग्रीन बनेगा, अधिकोण बन रहा है, तो इसका सिरसलम बाहर सिरसलम होगा ना, यानी कि हाफ गुना EC गुना यही DM हो जाएगा। DM क्यों कारण समझ में आया ना, क्योंकि ये बाहर सिरसलम है। इसी को शॉर्ट में लिखेंगे, एरिया ADE बटे एरिया DCE बराबर हमारा निकल गया AE बटे EC। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 में क्या है, मैं यहां समीकरण 1 को लिख देता हूं। समीकरण 1 में था एरिया ADE बटे एरिया DBE बराबर था AD बटे DB। यही था समीकरण 1। आप पिछले का वीडियो स्किप करके देख लीजिएगा। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को गौर से देखिए। अगर ये बराबर ये किसी तरह सिद्ध हो जाएगा तब तो प्रूफ ही हो गया। इसको सिद्ध करने के पहले हमको LHS देखना है। LHS में देखिए अंश दोनों का एक ही है, दोनों का अंश एक ही है ना, दोनों में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। आधार किसी को माने, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो एक ही होगा। अलग अलग विधि से निकालेंगे तो अलग निकलेगा क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी विधि से निकालेंगे वही निकलेगा। अब हर में देखिए एक के नीचे में है, एक के नीचे क्या है, एक के नीचे है त्रिभुज DBE। कौन सा है? DBE। और दूसरे के नीचे में क्या है? त्रिभुज DCE है। और यहाँ देखिए ये चूंकि समांतर था,
समांतर था ना, और DE एक ही आधार है, एक ही आधार पर ये त्रिभुज बना है, इसी आधार पर ये त्रिभुज बना है। दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर से बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, अर्थात ये दोनों हर भी बराबर है। जब अंश वही एक ही चीज है और हर भी दोनों का एक ही है तो अर्थात क्या है, LHS बराबर है। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर है। तो ये बात शब्दों में खाली लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 में दोनों का अंश एक ही है और दोनों का हर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुजों के क्षेत्रफल है, इसलिए हर भी बराबर होगा। कोई दिक्कत? अतः LHS बराबर है इसलिए RHS बराबर होगा। ये शब्दों में लिख देंगे, अतः AE बटे EC बराबर AD बटे DB। समझ में आया? भाषा क्या लिखेंगे, मैं लिख दूं भाषा, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का अंश क्या है, अंश एक ही है तथा समीकरण 1 और समीकरण 2 का हर दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बना दो अलग अलग त्रिभुज है। ये ना क्या लिखे, समीकरण 1 और 2 का अंश तो एक ही है, वो तो दिख रहा है स्पष्ट, तथा समीकरण 1 और 2 का जो हर है वो दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बना हुआ दो अलग अलग त्रिभुज है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर होगा। क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर अगर दो त्रिभुज बन जाए तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। ये मैं पहले ही आपको पेपर में याद दिलाया 9th क्लास का। तो अलग अलग है, त्रिभुज है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। दोनों क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे अर्थात समीकरण 1 और 2 का LHS क्या है, बराबर है। इसलिए RHS भी क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। तब लिखेंगे अतः, नीचे लिख देंगे अतः AD बटे RHS लिख रहे हैं, DB बराबर AE बटे EC। दोनों का RHS सेम था, LHS दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल था, और RHS में एक का था AD बटे DB और दूसरे का था AE बटे EC। ये सिद्ध करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। तो बच्चा इसी प्रकार पांचों थ्योरम में बारी बारी से वीडियो बना दूंगा और आपको देखना है, एक बार 2 बार देखेंगे, अपना कॉपी लेकर के देखते चलना है, इसके बाद उतारना भी है। जब ये समझ में आ जाएगा 2 बार 3 बार आप बनाएंगे तो आपके माथे पर बैठ जाएगा। और पांचों थ्योरम में बारी बारी से बता के फिर सबका प्रॉब्लम भी बताऊंगा। ऐसे थेल्स बताया, इसी प्रमेय का दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय। क्या नाम है, इसी। हाँ, कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन 1-2 बार ऐसा आया है, थेल्स प्रमेय को लिख कर प्रमाणित करें। क्या आता है, थेल्स प्रमेय को लिख कर प्रमाणित करें। तब आपको अपने से लिखना होगा कि यदि प्रमेय लिखना है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये थ्योरम लिख देना है, उसके बाद प्रमाणित करना है। कोई दिक्कत? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।